बच्चों नमस्कार। देखिए, पिछली क्लास हम लोगों की बेयरिंग के बारे में थी कि बेयरिंग क्या होती है, बेयरिंग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी बेयरिंग होती है, डिजाइन के अनुसार बेयरिंग कौन सी होती है, आकार के अनुसार बेयरिंग कौन होती है, भार के अनुसार कौन बेयरिंग होती है। तो ये सब बेयरिंग के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था खूब डिटेल में। ठीक, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा लोहारी तथा फोर्जिंग, अर्थात स्मिथी एंड फोर्जिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फोर्जिंग के बारे में जानते हैं। फोर्जिंग क्या होती है? तो फोर्जिंग क्या होती है? फोर्जिंग एक प्रकार की कार्य विधि या प्रोसेस है जो धातु को, जिसमें धातु को लाल सुरख गर्म कर लिया जाता है और गर्म करने के पश्चात हथौड़े या पावर हैमर अथवा फोर्जिंग मशीन के द्वारा चोट लगाकर एक नया आकार दे दिया जाता है। तो एक नया आकार देने की विधि को ही फोर्जिंग कहते हैं। अब फोर्जिंग कितने प्रकार से की जाती है? तो फोर्जिंग, टाइप्स ऑफ फोर्जिंग, फोर्जिंग तीन प्रकार से की जाती है। पहला एक होता है हैंड फोर्जिंग, दूसरी होती है मशीन फोर्जिंग और तीसरी होती है ड्रॉप फोर्जिंग। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हैंड फोर्जिंग क्या होती है। हाथ के द्वारा फोर्जिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? तो हैंड फोर्जिंग क्या होती है? इस फोर्जिंग में जाग को पहले लाल सुरख खूब गर्म कर लिया जाता है, फिर उस जाग को एनिविल में रखकर और हैमर के द्वारा, हैंड हैमर के द्वारा या हैंड फोर्जिंग टूल्स का प्रयोग करके फोर्जिंग की जाती है। तो ये तो हो गई हमारी हैंड फोर्जिंग। दूसरा है प्रोसेस मशीन फोर्जिंग। कैसे होती है? तो मशीन फोर्जिंग में क्या होता है? इसमें पावर हैमर व फोर्जिंग मशीन का प्रयोग करके जॉब पर फोर्जिंग की जाती है। अब तीसरा आता है ड्रॉप फोर्जिंग। देखिए, ये तो बताया हमने हैंड फोर्जिंग हाथ के द्वारा, मतलब एनविल में जाग को पहले खूब लाल सुरख गर्म कर लिया, उसके बाद एनविल में रखा। एनविल का कार्य क्या है? एनविल का कार्य वो है कि ऊपर जो फेस होता है उसमें जाग को रखकर और हम हथौड़े के द्वारा उसको आकार, नया आकार जैसा हमें शेप देना उस तरीके के शेप देते हैं। उसके आगे देखा होगा एनविल में बीक बना होता है। अगर हमें राउंड में शेप बनाना है तो उस बीक में लगाकर और गर्म धातु होती है और हैमर से उसको पीट के सही कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारा वो राउंड में बन जाता है। लेकिन अगर हमें पिटाई करनी है तो उसका फेस जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, वो कास्ट स्टील का बनाया जाता है, तो वो बहुत हार्ड होता है। उस पे रखकर हम लोहे की पिटाई कर सकते हैं। तो हैंड फोर्जिंग के द्वारा हमने बताया कि हैंड फोर्जिंग के द्वारा कैसे करते हो? जाग को खूब लाल सुरख गर्म कर लिया, फिर एनविल पर जाग को रख लिया और हैंड हैमर व हैंड फोर्जिंग टूल आदि का प्रयोग करते हुए फोर्ज बना देते हैं। ठीक है ना। दूसरा मशीन के द्वारा, अर्थात इसमें पावर हैमर का प्रयोग किया जाता है या मशीन फोर्जिंग का प्रयोग करते हुए जाग को पीट पीट कर और नया आकार दे दिया जाता है। तीसरा हम लोग पढ़ा जाते हैं ड्रॉप फोर्जिंग। ड्रॉप फोर्जिंग क्या है? ये फोर्जिंग थोड़ा अलग है। इसमें इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें बहुत सारे जॉब एक ही आकार और एक ही साइज के बनाने हो। अगर एक पीस, दो पीस बनाने हैं तो हम हैंड फोर्जिंग के द्वारा बना लेंगे या मशीन फोर्जिंग के द्वारा बना लेंगे। लेकिन अगर हमें मास प्रोडक्शन करना है, एक ही तरह के, एक ही साइज के और हमें सैकड़ों जॉब बनाने हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा विधि अपनाते हैं? ड्रॉप फोर्जिंग अपनाते हैं। ड्रॉप फोर्जिंग का प्रोसेस क्या है? इसमें जैसा हमें जॉब बनाना होता है ठीक उसी तरह का एक हम डाई का निर्माण कर लेते हैं और ये जो डाई, जो आपकी फोर्जिंग की यथार्थता अथवा जो एक्यूरेसी होती है उस डाई पर ही निर्भर या डिपेंड करती है। इसमें एक ही तरह के जागों का निर्माण किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः तीन प्रकार की मशीनें प्रयोग में लाई जाती है। फिर से एक बार देख लेते हैं, तो फिर से एक बार देखते हैं कि फोर्जिंग क्या होती है। तो फोर्जिंग क्या है? फोर्जिंग एक प्रकार की कार्य विधि या प्रोसेस है जिसमें धातु को पहले खूब लाल सुरख
गर्म कर लिया जाता है। इसके बाद हैंड हैमर या पावर हैमर अथवा फोर्जिंग मशीन का उपयोग करते हुए किसी निश्चित आकार में लाने की विधि को या प्रोसेस को फोर्जिंग कहते हैं। ठीक, फोर्जिंग की डिफिनेशन हो गई। फोर्जिंग कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ फोर्जिंग। तो फोर्जिंग 3 प्रकार की होती है। एक होती है हैंड फोर्जिंग, दूसरी मशीन फोर्जिंग और तीसरी ड्रॉप फोर्जिंग। अब हैंड फोर्जिंग क्या होती है? इस फोर्जिंग में जाब को खूब लाल सूरज गर्म कर लिया जाता है। उसके बाद एनविल में जाब को रखकर और हैंड हैमर की सहायता से व अन्य फोर्जिंग टूल्स की सहायता से एक नया आकार देने की विधि को हैंड फोर्जिंग कहते हैं। ठीक, दूसरा मशीन फोर्जिंग। मशीन फोर्जिंग कैसे की जाती है? इसके अंतर्गत इसमें पावर हैमर व फोर्जिंग मशीन का प्रयोग करके जाब को एक नया रूप देने की विधि को मशीन फोर्जिंग कहते हैं। ठीक, इसमें हमने बताया कि ये दोनों फोर्जिंग ऐसी है जहां पर एक या 2 जाब बनाने हो तो हम हैंड फोर्जिंग या मशीन फोर्जिंग का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें मास प्रोडक्शन करना है अर्थात एक ही तरह के बहुत सारे जॉब को फोर्ज करना है तो इसके लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? इसके लिए हमने बताया ड्रॉप फोर्जिंग सबसे उचित रहता है। ड्रॉप फोर्जिंग क्या होता है? इस विधि में एक ही आकार और एक ही साइज के बहुत सारे जॉब को फोर्ज करना होता है। तो इसके लिए एक डाई का निर्माण कर लिया जाता है और इस जॉब की यथार्थता जो होती है या फोर्जिंग करने पर जॉब की जो यथार्थता या एक्यूरेसी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डाई पर ही डिपेंड करती है। और इसमें एक ही साइज के अनेक जॉब बनाए जा सकते हैं। इसके लिए हमें 3 प्रकार की मशीनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब वो 3 प्रकार की मशीनें कौन सी हैं वो हम लोग देखते हैं। ड्रॉप फोर्जिंग के लिए कौन कौन सी 3 मुख्यतः मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं? पहली है हॉरिजॉन्टल फोर्जिंग मशीन, दूसरी प्रेस के द्वारा और तीसरा जो है पावर हैमर का यूज किया जाता है। ये 3 प्रकार की मशीनें जो हैं वो ड्रॉप फोर्जिंग के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि फोर्जिंग, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, फोर्जिंग चाहे वो तीनों जो हम लोगों ने पढ़ी, हैंड फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग या ड्रॉप फोर्जिंग, कोई भी विधि के द्वारा हम फोर्जिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या है हर एक अवस्था में धातु को प्लास्टिक की अवस्था में लाना ही पड़ता है। ठीक है ना, चाहे हम हैंड फोर्जिंग कर रहे हो या मशीन फोर्जिंग कर रहे हैं या ड्रॉप फोर्जिंग कर रहे हो, प्रत्येक अवस्था में धातु को लिक्विड बिल्कुल क्या अर्थात प्लास्टिक अवस्था में लाना ही पड़ेगा। और इसके साथ गर्म करने के लिए इसको लोहार भट्टी या बंद भट्टी का प्रयोग करेंगे, अर्थात स्मिथ फोर्ज या क्लोज फोर्ज का प्रयोग करके इसमें आप फोर्ज कर सकते हो। ठीक है ना। अब आता है फोर्जिंग टेम्परेचर क्या होता है, फोर्जिंग ताप क्या होता है। तो फोर्जिंग ताप क्या होता है? जिस तापमान पर धातु गर्म होने पर प्लास्टिक अवस्था में बदल जाती है उसे हम फोर्जिंग टेम्परेचर या फोर्जिंग ताप कहते हैं। अब फोर्जिंग कितनी होनी चाहिए? तो देखिए फोर्जिंग जो है किस पे डिपेंड करता है? फोर्जिंग तापमान धातु में कार्बन की मात्रा पर डिपेंड करता है। जैसे 1.7% तक, अगर 1.7% तक वाले जॉब हैं तो उस कार्बन स्टील को ही हम फोर्ज करते हैं। जैसे अगर हम फोर्जिंग करते समय धातु को अधिक गर्म कर देंगे तो क्या होगा? धातु जो है अगर हम अधिक ठंडा रखेंगे तो धातु क्या हो जाएगी? धातु चटक जाएगी। और अधिक गर्म कर देंगे तो धातु पर पपड़ी टाइप की आ जाती है। फिर से देखो ये क्या है, हम लोग पढ़े थे ड्रॉप फोर्जिंग के लिए 3 मशीनों का प्रयोग करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्जिंग मशीन, प्रेस द्वारा और पावर हैमर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा क्या चीज ध्यान देने वाली बात है कि फोर्जिंग उपरोक्त तीनों
जो विधियां हमने पढ़ी हैं किसी भी विधि द्वारा की जा रही हो, परंतु हर हालत में धातु को प्लास्टिक अवस्था में लाने के लिए खूब लाल सुर्ख जो है वो धातु को गर्म करनी ही पड़ती है। और गर्म करने के लिए क्या है, लोहार भट्ठी अर्थात स्मिथ फोर्ज या बंद भट्ठी अर्थात क्लोज फोर्ज का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद फोर्जिंग टेम्परेचर क्या होता है, जिस तापमान पर धातु गर्म होने पर प्लास्टिक अवस्था में बदल जाती है उसे फोर्जिंग ताप या फोर्जिंग टेम्परेचर कहते हैं। ये फोर्जिंग टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, फोर्जिंग तापमान धातु में कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर धातु को हम कम गर्म करेंगे तो क्या होगा, धातु को कम गर्म करने पर धातु को फोर्ज करेंगे तो वो चटक जाएगी या क्रैक हो जाएगी, और अगर उस धातु को अधिक गर्म कर लेंगे तो धातु पर पपड़ी टाइप की बन जाती है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि धातु को कौन सी धातु को कितने टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो देखिए फोर्जिंग के लिए धातु को कई बार गर्म करना पड़ता है, परंतु लेकिन अच्छा तरीका यही है कि फोर्जिंग को कम से कम बार गर्म करना पड़े तो ये एक अच्छी तरीके से फोर्जिंग हो सकती है। ठीक, अब विभिन्न स्टील को गर्म करने के लिए कितना टेम्परेचर होता है, जैसे लो कार्बन स्टील है तो उसको 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो वो प्लास्टिक के रूप में आ जाएगी। दूसरा हाई कार्बन स्टील 1100 डिग्री सेंटीग्रेड या लो अलाय स्टील भी 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। अब इसके बाद फोर्ज क्या होता है, फोर्ज क्या होता है, फोर्ज एक प्रकार की भट्ठी होती है जिसमें जाग को रखकर गर्म किया जाता है। और ये भट्ठी या फोर्ज कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है स्टेशनरी फोर्ज और दूसरी होती है पोर्टेबल फोर्ज। ठीक, अब एक बार फिर से देख लो फोर्जिंग के लिए क्या आवश्यक, हमने बताया कि फोर्जिंग के लिए धातु को हमें कई बार गर्म करना पड़ता है, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि अच्छा ये रहता है कि कम से कम हमें उसको कम से कम बार उसको गर्म करना पड़े। ठीक, अब विभिन्न स्टील को गर्म करने के लिए टेम्परेचर कितना होता है, लो कार्बन स्टील 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई कार्बन स्टील 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, लो एलॉय 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। इसके बाद फोर्ज क्या होता है, तो फोर्ज के बारे में है कि फोर्ज एक प्रकार की भट्ठी होती है जिसमें जाग को रखकर गर्म किया जाता है। और ये फोर्ज जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टेशनरी फोर्ज और दूसरा होता है पोर्टेबल फोर्ज। अब स्टेशनरी फोर्ज क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फोर्ज जो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, स्टेशनरी फोर्ज और दूसरी होती है पोर्टेबल फोर्ज। अब स्टेशनरी फोर्ज क्या होता है, देखिए स्टेशनरी फोर्ज क्या होता है, वो एक बड़ी होती है, भारी होती है। तो इसके कारण क्या है, ये फोर्ज केवल एक ही स्थान पर फिक्स कर दी जाती है, अर्थात फिक्स रहती है। इसको कैसे बनाया जाता है, इसको फायर ब्रिक अर्थात ईंटों की आग या मिट्टी क्ले से बनाया जाता है। और इसके ऊपर क्या है, एक हुड टाइप का बना होता है और हुड के ऊपर से चिमनी लगा दी जाती है जिससे धुआं जो है वो बाहर की ओर निकलता रहता है। इस फोर्ज में हवा देने के लिए, क्योंकि भट्टी है तो भट्टी में हवा गर्म करने के लिए, भट्टी को हीट करने के लिए क्या होता है, एयर देनी पड़ती है, हवा देनी होती है। तो हवा के लिए क्या होता है, एक ब्लोअर की सहायता से नोजल लगाकर हवा को भट्टी में पास कराया जाता है। और हवा को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, एक वाल्व लगा होता है जो कि एयर को कंट्रोल करना है कि हवा हमें कम देनी है, धीरे धीरे देनी है कि अधिक देनी है कि बंद करनी है। तो इसके लिए एक वाल्व लगा होता है जो एयर को कंट्रोल करता रहता है। तो ये हो गए स्टेशनरी फोर्ज के बारे में। दूसरा है पोर्टेबल फोर्ज। पोर्टेबल नाम ही है, जैसे स्टेशनरी हमने बताया ये भारी भट्टी होती है, पोर्टेबल क्या होती है, एक छोटी भट्टी होती है। इसे हैंड फोर्ज भी कहते हैं। और ये प्रायः क्या होती है, माइल्ड स्टील की प्लेट से
बनाई जाती है। इसकी बनावट में 4 टांगों वाला एक स्टैंड होता है और जिस पर चौकोर ऐसे या गोल की एक सीट लगाकर बॉक्स बना दिया जाता है। इसमें भी है हवा के लिए क्या है, हैंड ब्लोअर का प्रबंध रहता है। हैंड ब्लोअर के द्वारा इसमें हवा दी जाती है। तो ये हम 2 फोर्ज हो गई। फिर से एक बार देख लो, स्टेशनरी फोर्ज कैसी होती है। ये फोर्ज केवल एक स्थान पर ही फिक्स रहती है और इसको कैसे बनाया जाता है, इसको फायर ब्रिक्स अर्थात ईंटों की आग, क्ले अर्थात मिट्टी आदि से बनाकर तैयार किया जाता है और इसके ऊपर एक खूंट बना दिया जाता है। ऐसे करके एक खूंट बना दिया जाता है और उसके ऊपर चिमनी लगा दी जाती है, तो जिससे चिमनी से धुआं जो है वो बाहर की ओर चला जाए। अगर वर्कशॉप में है तो वर्कशॉप में धुआं न गूंजे, उसको चिमनी से बाहर की ओर कर देते हैं जिससे धुआं बाहर निकलता रहे। इस फोर्ज में हवा के लिए भी प्रबंध रहता है क्योंकि भट्टी को गरमाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। तो हवा के लिए क्या है, एक ब्लोअर लगा दिया जाता है और ब्लोअर की सहायता से नोजल के माध्यम से उस भट्टी में हवा मिलती रहती है और हवा को कंट्रोल करने के लिए एक वाल्व लगा होता है कि हवा हमको कितनी देनी, कम देनी, अधिक देनी या बंद करनी है, तो इसके लिए एक वाल्व को लगा दिया जाता है जो कि हवा को कंट्रोल करता रहता है। तो इस तरीके से स्टेशनरी फोर्ज बनी होती है। दूसरा है फोर्ज पोर्टेबल फोर्ज। पोर्टेबल फोर्ज क्या होता है, इसको हैंड फोर्ज भी कहते हैं और ये प्रायः माइल्ड स्टील की प्लेट से बनाई जाती है। इसकी बनावट में 4 टांगों वाला एक स्टैंड होता है और इसको चारों ओर से चौकोर या गोल सीट लगाकर चारों ओर से एक बक्स नुमा बना दिया जाता है। इसमें भी हवा का प्रबंध रहता है, लेकिन इसमें हवा के लिए हैंड ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए हमारे, हमने बताए फोर्ज के बारे में। अब पढ़ते हैं फोर्ज के भाग, पार्ट्स ऑफ फोर्ज। देखिए फोर्ज के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला उसमें से क्या है, भट्टी, जिसको हर्थ कहते हैं। भट्टी क्या है, ये फोर्ज का मेन पार्ट अर्थात मुख्य भाग होता है जिसमें धातु को गर्म किया जाता है। और ये कैसे बनी होती है, ये आग की ईंटों अर्थात फायर ब्रिक्स और मिट्टी अर्थात क्ले से बनाई जाती है। दूसरा पार्ट है नोजल या ट्विरस। नोजल या ट्विरस का उपयोग क्या है, नोजल या ट्विरस के द्वारा बहुत तेज गति से जो हवा है वो भट्टी ईंधन को जलाने के लिए भेजी जाती है। इस नोजल को उच्च ताप से गलने से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि नोजल को फायर क्ले से ढक लिया जाता है, क्योंकि भट्टी जो है वो बहुत गर्म हो गई तो जो नोजल है वो गर्म में पिघल जाएंगे। तो इसलिए नोजल को बचाने के लिए या नोजल या ट्विरस को गर्म से बचाने के लिए या पिघलने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसे नोजल को फायर क्ले से ढक लिया जाता है और उसे ठंडा रखने के लिए क्या किया जाता है, पानी की टंकी से इसको जोड़ दिया जाता है। 2 पार्ट्स ये हम लोगों ने पढ़े। फोर्ज के कौन कौन से भाग, फोर्ज के निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला एक मुख्य भाग होता है भट्टी या हर्थ। हर्थ क्या होता है, ये फोर्ज का मेन पार्ट होता है। इसमें धातु को गरमाया जाता है अर्थात धातु को गर्म किया जाता है और ये किस चीज से बना होता है, ये आग की ईंटों अर्थात फायर ब्रिक्स और मिट्टी तथा क्ले से बनी होती है। दूसरा मेन पार्ट क्या होता है, नोजल या ट्विरस। नोजल या ट्विरस का उपयोग क्या है, नोजल या ट्विरस के द्वारा बहुत तेज गति से हवा भट्टी ईंधन को जलाने के लिए भेजी जाती है और इस नोजल, क्योंकि भट्टी गर्म होती है तो नोजल को ताप से पिघलने से या ताप से बचाने के कारण क्या किया जाता है, इसे फायर क्ले से नोजल या ट्विरस को
ढक दिया जाता है। इसके साथ साथ इसको ठंडा रखने के लिए पानी की टंकी से इसको जोड़ दिया जाता है। अब तीसरा पार्ट पढ़ते हैं, पानी की टंकी क्या होती है। अब तीसरा पार्ट क्या है, पानी की टंकी माने कूलिंग टैंक। कूलिंग टैंक क्यों लगाया जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नोजल व ट्यूबरस को ठंडा रखने के लिए पानी की टंकी से इसको जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अधिक ताप पर अगर ये पानी की टंकी जुड़ी है तो अधिक ताप पर भी नोजल या ट्यूबरस को पिघलने का भय नहीं रहता। अगर पानी की टंकी से इसको नहीं जोड़ा जाए या नोजल को क्ले से न ढका जाए तो क्या हो जाएगा, नोजल को पिघलने का भय रहता है। तो इसलिए पानी की टंकी को इससे जोड़ दिया जाता है, जिससे नोजल जो है वो ठंडा बना रहे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हवा वाल्व, माने एयर वाल्व क्या होते हैं। एयर वाल्व क्या होता है, वो हवा को नियंत्रित करता है, अर्थात हवा का वाल्व जो है वो हवा की गति को कंट्रोल करता है, अर्थात नियंत्रित करता है। इसके बाद हुड या चिमनी, ये भी पार्ट है किसका, फोर्ज का। हुड या चिमनी का क्या काम है, हम लोगों ने पढ़ा था। हुड का भट्टी से निकलने वाला जो धुआं होता है वो जो वहां पर कार्य करने वाले कारीगर है उनको नुकसान कर सकता है या नुकसान दे सकता है। तो उसको धुएं से कारीगरों को बचाने के लिए क्या किया जाता है, फोर्ज में एक हुड बना दिया जाता है, ऐसे करके एक हुड बना दिया जाता है और उसके ऊपर चिमनी को लगाकर और दीवार में होल करके और चिमनी को बाहर डाल दिया जाता है, जिससे धुआं जो है वो बाहर की ओर निकलता रहे। फिर से देखो तीसरा पार्ट, पानी की टंकी अर्थात कूलिंग टैंक। कूलिंग टैंक क्या होता है, नोजल व ट्यूबरस को गरम से पिघलने से बचाने के लिए या ट्यूबरस या नोजल को ठंडा रखने के लिए पानी की टंकी से इसको जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर अधिक ताप रहेगा तो नोजल या ट्यूबरस को गलने का भय रहता है। लेकिन इसीलिए इसको पानी की टंकी से जोड़ दिया जाता है, जिससे नोजल या ट्यूबरस को पिघलने का भय नहीं रहता। इसके अलावा हवा वाल्व का क्या कार्य है, हवा का जो वाल्व होता है वो हवा की गति को कंट्रोल करने के लिए एयर वाल्व लगाया जाता है। इसके अलावा हुड या चिमनी के बारे में, तो हुड या चिमनी का उपयोग क्या है, हमने बताया कि जो वर्कर वहां पर कार्य करते हैं, हीट ट्रीटमेंट में कार्य कर रहे हैं या फोर्जिंग का जो कार्य कर रहे हैं, तो उन वर्कर का अगर चिमनी या हुड नहीं लगाया जाएगा और धुआं अंदर ही फैलता रहेगा तो क्या है, वो धुआं जो है बहुत हानिकारक हो सकता है, जिससे टीबी आदि की बीमारियां हो सकती हैं। तो इससे बचाने के लिए, कारीगरों को इससे बचाने के लिए फोर्ज के ऊपर एक हुड बना दिया जाता है और हुड के ऊपर चिमनी लगाकर और दीवार में होल कर दिया जाता है और उस चिमनी को दीवार के उस तरफ लगा दिया जाता है, जिससे धुआं जो है वो बाहर की ओर चला जाए, अंदर ना रहे। तो ये हो गया हुड या चिमनी का प्रयोग। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लोअर का क्या कार्य है। ब्लोअर क्या होता है, देखिए ये एक पंखे की तरह होता है, अर्थात फैन की तरह यह एक उपकरण होता है जो फोर्ज में ईंधन जलाने के लिए हवा भेजने का कार्य करता है। ये हाथ से भी चलाए जा सकते हैं और ये पावर चालित भी होते हैं और ये लगभग जो है 300 आरपीएम पर घूमते हैं। देखिए ब्लोअर या तो प्रत्येक फोर्ज के साथ लगे होते हैं, मतलब प्रत्येक फोर्ज जो भी एक फोर्ज जो है सबके साथ में ब्लोअर लगा दिए जाते हैं, या क्या किया जाता है, एक ही ब्लोअर से अनेक भट्टियों को पाइप के माध्यम से हवा पहुंचाई जाती है। हवा को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, हवा को कंट्रोल करने के लिए फोर्ज में एक वाल्व लगा दिया जाता है, जिससे एक वैल्यूड केसिंग के अंदर इंपेलर जो है बिजली की मोटर से तीर की दिशा में घूमता रहता है। हवा का प्रवेश इंपेलर के सेंटर पर होता है और इंपेलर को बिजली की मोटर से घुमाने पर इसके सेंटर के आसपास पार्शियल वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है। अतः बाहर से हवा खींचकर
इंपेलर की ओर आती है, जिसे इंपेलर तेजी से बाहर की ओर फेंकता है, जहां से हवा को फोर्ज में ढकेल दिया जाता है, अर्थात फोर्ज में हवा आ जाती है। फिर से देख लो, ब्लोअर क्या होता है। ब्लोअर एक फैन की तरह उपकरण होता है, अर्थात पंखे की तरह बना एक उपकरण होता है, जो फोर्ज में ईंधन जलाने के लिए हवा भेजने का कार्य करता है। और ये हाथ से भी चलाए जा सकते हैं और ये पावर चालित भी होते हैं। और इसकी गति कितनी होती है, लगभग 300 आरपीएम पर ये ब्लोअर जो है घूमते हैं। ब्लोअर या तो प्रत्येक फोर्ज के साथ अलग अलग लगे होते हैं, या क्या होता है, एक ही लाइन पर अगर भट्टियां लगी हैं तो ब्लोअर अनेक भट्टियों को पाइप के माध्यम से हवा पहुंचाई जाती है। अगर लाइन से भट्टियां लगी हैं तो एक ही पाइप डाल दिया गया और प्रत्येक भट्टी में वो हवा पाइप के माध्यम से पहुंचती रहती है। और हवा को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा होता है, ट्यूबलेस या एक वाल्व लगा होता है। इसे एक वैल्यूड केसिंग के अंदर इंपेलर बिजली की मोटर से तीर की तरह घूमती रहती है। हवा का प्रवेश जो है वो इंपेलर के सेंटर के आसपास होता है। इंपेलर को बिजली की मोटर से घुमाने पर इसके सेंटर के आसपास एक पर्शियन वैक्यूम जो है वो उत्पन्न होने लगता है। अतः बाहर से हवा जो खींचकर वो इंपेलर की ओर आती है, जिससे इंपेलर तेजी से बाहर की ओर फेंकता है, जहां से हवा को फोर्ज में ढकेल दिया जाता है। इस प्रकार फोर्ज में हवा ब्लोअर के माध्यम से मिलती है। देखिए नेक्स्ट क्या है, बेल्चे, रैक तथा पोकर का प्रयोग। बेल्चा और रैक का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, इसका प्रयोग भट्टी की आग बनाने के लिए व कोयले के खिंकर माने राख आग जो हो जाती है उसको निकालते, देखते हो कि भट्टियों में एक ताग सरिया की बनाए रहते हैं, उससे खिंकर निकालते हैं ना। तो उसी तरीके से इसका प्रयोग भट्टी की आग बनाने, कोयले के खिंगर निकालने तथा रुकी हुई नोजल के मुंह पर राख जो है, नोजल पे राख जमा हो जाती है तो उस नोजल से राख को निकालने के लिए बेल्चे रहकर हुआ पोकर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक स्प्रिंकलर होता है। स्प्रिंकलर क्या होता है, भट्टी के चारों ओर, आप देखते हो कि भट्टी है, भट्टी के चारों ओर आग जो फैलने लगती है तो उसको कैसे शांत किया जाता है, उसको पानी स्प्रिंकलर के द्वारा पानी छिड़ककर ठंडा किया जाता है, ताकि भट्टी के मध्य में ही आग बनी रहे, चारों तरफ बाहर आग ना निकले, इसलिए स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है। फिर से देख लो, बेल्चे, रैक और पोकर का क्या प्रयोग है। इसका प्रयोग भट्टी की आग बनाने, कोयले के खिंखर निकालने तथा रुकी नोजल के मुंह से राख को हटाने के लिए बेल्चे, रैक और पोकर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्प्रिंकलर क्या होता है, स्प्रिंकलर भट्टी के जब आग भट्टी में जलती है तो भट्टी की आग क्या होती है, कभी कभी बहक जाती है, अर्थात भट्टी के चारों ओर बाहर की ओर आग निकलने लगती है ना। तो उस आग को शांत करने के लिए स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा पानी को छिड़का जाता है, जिससे भट्टी में लगी आग जो है वो मध्य में ही बनी रहे, चारों तरफ न फैले। तो ये हो गए इसके कुछ भाग, इस फोर्ज के या फोर्ज के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं भट्टी में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन के बारे में, कि भट्टी में कौन कौन सा फ्यूल जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले उसमें आता है चारकोल। चारकोल क्या है, तो देखो चारकोल क्या है, ये एक लकड़ी का कोयला, जिसे हम लोग जानते हैं, जनरल भाषा में बात करते हैं कि पक्का कोयला, कच्चा कोयला, है ना। तो कच्चा कोयला माने लकड़ी का कोयला, तो चारकोल क्या है, ये लकड़ी का कोयला होता है जो कि लकड़ी को जलाकर प्राप्त किया जाता है और ये बहुत आसानी से जलता है। ठीक है, लकड़ी का कोयला जहां लगाया और तुरंत लकड़ी का कोयला फटाफट जलने लगता है, और इसकी आंच भी जो है वो स्पष्ट होती है और इसमें धुआं, खिंगर ये सब ज्यादा नहीं निकलता है। इस धातु को गरमाने में लेकिन एक कमी इसमें है
कि ये धातु को गरमाने में अधिक समय लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो शक्ति है वो कम होती है। ये बहुत शीघ्र जलकर और तुरंत राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका प्रयोग जहां पर धीमी आंच की आवश्यकता होती है वहां पर इस चारकोल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्मृति शॉप में इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि स्मृति शॉप में क्या है, बिल्कुल लाल सुरख गर्म करना पड़ता है जो शीघ्र गर्म हो जाए, है ना। लेकिन ये क्या है, ये गर्म तो करता है लेकिन क्या है, इसकी आंच जो है वो धीमी होती है और ये बड़ी जल्दी राख बन जाता है। तो ये हो गया चारकोल का उपयोग। फिर से देख लो भट्ठी में प्रयोग करने वाले ईंधन फ्यूल के बारे में। तो सबसे पहला ईंधन क्या है, चारकोल। चारकोल कैसा बना होता है, यह लकड़ी का कोयला होता है जो कि लकड़ी को जलाकर ही प्राप्त किया जाता है और ये आसानी से जलता भी है और इसमें आंच जो है वो भी बहुत तेज लगती है, माने स्पष्ट होती है और इसमें धुआं, खिंगर ये सब जो है वो कम निकलता है। परंतु धातु को गरमाने में ये अधिक समय लेता है क्योंकि इसमें शक्ति जो है वो कम होती है और क्योंकि ये क्या होता है, शीघ्र जलकर राख हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग धीमी आंच की जहां आवश्यकता होती है वहां पर तारकोल का प्रयोग किया जाता है। वैसे ब्लैक स्मृति शॉप में इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है क्योंकि इसमें शक्ति कम होती है, गरमाने में गर्म करने में धीरे धीरे गर्म करता है। ठीक, तो ये हो गया पहला हम लोगों ने पढ़ा फ्यूल कौन सा, चारकोल के बारे में। पहला हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा फ्यूल, चारकोल के बारे में। अब दूसरा फ्यूल क्या यूज होता है फोर्जिंग शॉप में, स्टीम कोल का उपयोग होता है। स्टीम कोल क्या होता है, जैसे हमने बताया चारकोल क्या था, वो एक कच्चा कोयला था जो लकड़ी का कोयला जिसको कहते हैं लकड़ी से प्राप्त होता है। उसी प्रकार स्टीम कोल क्या है, इसको हम लोग जनरल भाषा में घरेलू में पक्का कोयला कहते हैं, ठीक है ना। तो पक्का कोयला ये कहां से मिलता है, ये कोयला जो है खानों में, कोयले की जो खाने होते हैं उसमें खनिज के रूप में हमें प्राप्त होता है और ये आसानी से आंच भी पकड़ लेता है और शीघ्र ही धातुओं को प्लास्टिक के रूप में बदल देता है। परंतु इसमें कमी क्या है, इसमें धुआं जो है वो पक्के कोयले में धुआं बहुत अधिक होता है और धुआं अधिक होता है और इसके साथ साथ खिंगर आज भी अधिक बनते हैं। अब इसके लिए भट्टी के लिए लेकिन सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है, जिसमें सल्फर के गुण जो हैं वो कम हो, भट्टी के लिए वो कोयला सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। यह कोयला जो पक्का कोयला है ये कोयला सस्ता भी होता है, लकड़ी का कोयला कुछ महंगा होता है, ये पक्का कोयला कुछ सस्ता होता है और इसका सबसे अधिक फोर्जिंग शॉप में भी प्रयोग किया जाता है। इसको ये बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है और भट्टी में थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि इसमें खिंगर बहुत अधिक बनता है, तो क्या करते हैं थोड़ी थोड़ी देर में भट्टी में पोकर के द्वारा खिंगर को निकाल लेते हैं, है ना। पोकर का प्रयोग करके भट्टी में थोड़ी थोड़ी देर में कि खिंगर ना बने तो खिंगर को निकालने के लिए पोकर का यूज करते हैं। आग जितनी साफ होगी उतनी ही शीघ्र और ठीक प्रकार से जाप को गर्म करेगी। तो ये था आपका स्टीम कोल। फिर से देख लो स्टीम कोल कैसा होता है, यह एक पक्का कोयला होता है जो कि कोयले की खानों में खनिज के रूप से, खनिज पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त होता है और ये आसानी से आंच भी पकड़ लेता है और शीघ्र ही धातुओं को प्लास्टिक रूप में बदल देता है। परंतु इसमें कमी क्या है, इसमें धुआं अधिक होता है, धुआं अधिक होगा तो खिंगर भी अधिक बनेगा, खिंगर भी अधिक बनता है। लेकिन भट्टी के लिए हमें कौन सा कोयला अच्छा होता है, जिसमें सल्फर के गुण जो हैं वो कम हो, वो भट्टी के लिए अच्छा कोयला माना जाता है। यह कोयला जो है
सस्ता या चीप होता है और इसका प्रयोग सबसे अधिक फोर्जिंग शॉप में किया जाता है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है और भट्टी में थोड़ी थोड़ी देर में खिंगर निकालने के लिए पोकर का प्रयोग करते रहते हैं, जिससे खिंगर ना बने। और खिंगर नहीं बनेगा तो क्या होगा, आग जो है वो साफ होगी और साफ होगी तो वो शीघ्र ही धातु को गर्म कर लेगी। ठीक, तो ये हो गया आपका स्टीम कोल के बारे में, चारकोल, दूसरा स्टीम कोल। अब तीसरा पढ़ते हैं। चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं कोक क्या होता है। पहला पढ़ा चारकोल, दूसरा पढ़ा स्टीम कोल और तीसरा कोक। ये कोक कैसा बनाया जाता है? देखिए कोक क्या है, ये बहुत साफ सुथरा कोयला होता है, बहुत शुद्ध होता है। कैसे? ये कोयला जो है स्टीम कोल, जो दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था स्टीम कोल के बारे में, स्टीम कोल में से उड़ने वाले पदार्थों को निकालने के बाद तैयार किया जाता है। अर्थात स्टीम कोल में से जो कार्बन टाइप की होती है वो सब निकाल दी जाती है, फिर ये साफ सुथरा कोयला जो है वो तैयार किया जाता है। और ये कोयला जो है बहुत साफ आग भी बनाता है, क्योंकि कार्बन की मात्रा इसमें कम हो जाती है तो आग भी साफ बनाएगा। और आग साफ बनेगी तो खिंकर वगैरह जो है वो खिंगर जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, उसकी संभावना बहुत कम होती है। और इसको जलाने में भी अधिक समय लगता है, क्योंकि कार्बन की मात्रा कम हो जाती है तो इसको जलाने में समय जो है अधिक लेता है। और ये कॉस्टली भी होता है, क्योंकि हमने बताया कि स्टीम कोल में से जो स्टीम कोल को साफ करके ये कोयला तैयार किया जाता है तो ये कॉस्टली भी होता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? फोर्ज बिल्डिंग के समय किया जाता है। और किस प्रकार की भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है? जो भट्टियां जो है वो ढलाई करके बनाई जाती हैं, उन भट्टियों में ये कोक का प्रयोग किया जाता है। फिर से देख लो, कोक क्या होता है? यह कोयला स्टीम कोल में से उड़ने वाले पदार्थों को निकालने के बाद तैयार किया जाता है और ये बहुत साफ कोयला होता है और इसकी आग भी बहुत स्पष्ट और साफ होती है। इसमें खिंगर वगैरह भी बहुत कम बनता है और इसको जलाने में अधिक समय लगता है। क्यों? हमने बताया कार्बन की मात्रा, कार्बन वगैरह जो है वो साफ कर दिया जाता है, इसलिए इसको जलने में थोड़ा समय लगता है। और इसका प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग फोर्ज बिल्डिंग में अधिक किया जाता है, ये कॉस्टली होता है। और किस प्रकार की भट्टियों में कोक का प्रयोग करते हैं? जिन भट्टियों को ढलाई करके तैयार किया जाता है वैसी भट्टियों में इस कोक का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए हमारे फ्यूल के बारे में, 3 प्रकार के फ्यूल के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं एक बार, अब ये पूरा जो आज हमने इसको पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? फोर्जिंग के बारे में, कि फोर्जिंग क्या होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा फोर्जिंग एक प्रकार का प्रोसेस है या कार्यविधि है जिसमें धातु को पहले खूब लाल सुरख गर्म कर लेते हैं, फिर हैंड हैमर, पावर हैमर या फोर्जिंग मशीन के द्वारा इसको पीट कर या चोट लगाकर किसी निश्चित आकार में लाने की विधि या प्रोसेस को फोर्जिंग कहते हैं। फिर इसके बाद पढ़ा फोर्जिंग कितने प्रकार की होती है। तो फोर्जिंग हम लोगों ने पढ़ी कि फोर्जिंग 3 प्रकार की होती है। पहली पढ़ी हम लोगों ने हैंड फोर्जिंग, दूसरी पढ़ी मशीन फोर्जिंग और तीसरी पढ़ी ड्रॉप फोर्जिंग। ठीक, ये हम लोगों ने फोर्जिंग के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फोर्जिंग टेम्परेचर के बारे में, कि फोर्जिंग का ताप क्या होता, तापमान क्या होता है। ठीक है ना, फोर्जिंग टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ी फोर्ज के बारे में, कि फोर्ज क्या होता है। तो फोर्ज एक प्रकार की भट्टी होती है जिसमें जाप को रखकर गर्म लाल सुरख खूब गर्म कर लिया जाता है। अब फिर पढ़ा फोर्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो फोर्ज हम लोगों ने पढ़े 2 प्रकार के। पहला पढ़ा एक स्टेशनरी फोर्ज होता है और दूसरा होता है पोर्टेबल फोर्ज। ठीक, अब इसके बाद फोर्ज के भाग या पार्ट के बारे में पढ़ा, कि फोर्ज के कौन कौन से भाग या पार्ट्स होते हैं। तो फोर्ज के काफी पार्ट्स होते हैं, निम्नलिखित पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जैसे पहला पढ़ा
भट्टी, हर्थ। हर्थ क्या है? ये एक भट्टी होती है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा उसके पार्ट्स में नोजल या ट्यूरस के बारे में। तीसरा, नोजल या ट्यूरस को ठंडा रखने के लिए पानी की टंकी भी पार्ट्स है, पानी की टंकी के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हवा देने के लिए भट्टी में ब्लोअर का उपयोग किया जाता है, तो ब्लोअर के बारे में पढ़ा। हवा वाल्व, एयर वाल्व जो होता है वो कितने प्रेशर से हवा देना है भट्टी में, कब देना है, अधिक देना है या बंद करना है, तो एक एयर वाल्व लगा होता है। इसके अलावा क्या होता है? हुड या चिमनी बनी होती है। हुड के बारे में पढ़ा कि भट्टी में एक हुड बना दिया जाता है और उसके ऊपर चिमनी लगा दी जाती है और एक दीवार में होल कर दिया जाता है और चिमनी को उस होल के सहारे बाहर की ओर कर दिया जाता है, जिससे धुआं जो है वो बाहर निकलता रहे। तो हुड और चिमनी भी इसका पार्ट है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा बेलचा और रैक और पोकर के बारे में, कि बेलचा और रैक, पोकर, इनका भी उपयोग है। जिसे हम लोगों ने पढ़ा खिंगर वगैरह निकालने के लिए पोकर का उपयोग करते हैं, राख वगैरह बेलचे से निकाल कर राख वगैरह सब जो अगर आ जाती है उसको साफ करते हैं। इसके अलावा फिर पढ़ा स्प्रिंकलर के बारे में। स्प्रिंकलर क्या होता है? वो जो हमने बताया कि भट्टी में आग चारों ओर फैल जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा वो पानी का छिड़काव कर देते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा भट्टी में उपयोग में आने वाले फ्यूल के बारे में, कि भट्टी में कौन कौन से फ्यूल जो है वो उपयोग किए जाते हैं। तो वो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भट्टी में 3 प्रकार के फ्यूल जो है वो उपयोग में लाए जाते हैं। एक पढ़ा चारकोल के बारे में, जिसको लकड़ी का कोयला कहते हैं। दूसरा स्टीम कोल के बारे में, जिसको पक्का कोयला कहते हैं। और तीसरा ये अभी हमने पढ़ा कोक के बारे में। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, इसको आप लोग ध्यान से खूब पढ़ें। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके आगे क्या हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्जिंग के लिए कौन कौन से टूल्स का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो फोर्जिंग की विधि है उसके बारे में पढ़ेंगे और टूल्स के बारे में नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जानेंगे। तो अब ये यहीं पर टॉपिक समाप्त करते हैं। नमस्कार।